Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to study evolution of Indian political thought. कि Indian political thought का evolution क्या क्या हुआ, what were the major phases and what were the major causes of it. तो हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे so that you will be able to understand the Indian political thought of different thinkers more clearly and more efficiently. Okay, तो आपको जब पूरी टाइम पीरियड पूरी लीनेज समझ होगी, पता होगा कि क्या क्या फेजेस आए, कौन कौन सा टाइम पीरियड आया, तो आपको पता होगा कि कौन सा पॉलिटिकल थिंकर कौन से टाइम पीरियड को बिलोंग करता है, उसके आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या था और किस सर्कमस्टांसेस में उसने वो थ्योरी दी, वो थिंकिंग थी उसकी. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट मोर. So that's why we have to study this to make our mind clear about the things we are going to study further. Okay, so let's begin. So getting started with the context of the lecture. हम lecture में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले I will introduce you to the topic. आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी, बेसिक इंट्रोडक्शन. देन हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे टॉपिक का, किस तरीके से इसका एवोल्यूशन हुआ. ठीक है. देन हम मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमने मेथड्स में प्रॉब्लम्स फेस की हैं. ठीक है, मतलब कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा पॉलिटिकल थॉट है उसको पढ़ने में हमने कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस की हैं. This will be the theme of this topic. And after that हम phases पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ancient, then medieval and then modern. तीनों phases को हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम इसको conclude करेंगे. And after this lecture you will be able to write this answer perfectly and efficiently in your own words. Okay, so let's begin. तो सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट कैसे होगा. तो ये बहुत ही लंबी प्रोलॉन्ग्ड डिबेट चली है इस चीज को लेके. हुआ क्या कि जो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, उनके पॉलिटिकल थॉट्स ऑलरेडी थे, दे वर इन प्रैक्टिस. तो वो क्या चाहते थे कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेस ना पकड़ लें, दे शुड नॉट राइज. क्योंकि अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट आगे लोगों के सामने तो ये वाले थॉट्स दब जाएंगे. सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने ना लोगों का मन भड़काना स्टार्ट कर दिया एंड दे स्टार्टेड टू क्रिएट सम नॉर्म्स ताकि लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट को ना पढ़ें. तो यही हुआ. ये बहुत ही लंबी डिबेट चली. ठीक है, हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट था वाज कंपेयर्ड कंडिसेंडिंगली विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. उसको लगातार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के साथ कंपेयर किया गया और उसमें कमियां निकाली गई कि ये सुपीरियर है और वो इंफीरियर है. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दी कि ये जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये रिलीजियस है, मतलब रिलीजन को लेके है, रिलीजन के बेसिस पर ही लोग अपने थॉट्स दे रहे हैं और मेटाफिजिकल है. ठीक है, तो इससे क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो हमारा पॉलिटिकल थॉट है ये मोनिस्टिक है, इट इज नॉट ड्यूलिस्ट. मतलब कि ये एक ही कंसेप्ट को, एक ही स्फीयर को लेके उसी पे अपना थॉट देते हैं, एक ही पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करते हैं अपने थॉट में. इट इज नॉट taking all the aspects into consideration, it is only focusing on a particular concept. तो उसको हम कहते हैं मोनिस्टिक. ओके, तो ये पहला मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दिया. और दूसरा क्या मिसकंसेप्शन क्रिएट किया कि ये पॉलिटिकल और फिलोसफिकल तो है ही नहीं, दे आर रिलीजियस. वो रिलीजन के ऊपर है. तो रिलीजन एंड पॉलिटी आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो वो कहते हैं कि इसको हम पॉलिटिकल थॉट कैसे बोल सकते हैं क्योंकि वो तो रिलीजन पे बेस्ड है. सो यू कैन नॉट से कि वो पॉलिटिकल थॉट है और ना ही वो फिलोसफिकल है. तो ये दो मिसकंसेप्शंस इन्होंने क्रिएट कर दिए. तो उसके बाद क्या हुआ, जो अब हमारे रिसेंट रिसर्चर्स आए हैं
जो अब लोग जब जागरूक होना स्टार्ट हुए, जब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट की, जब उन्होंने हमारा पॉलिटिकल थॉट पढ़ा, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो कंसेप्शंस हैं, ये सारी कंसेप्शंस ओरिएंटलिस्ट हैं। ओरिएंटलिस्ट क्या होता है? ओरिएंटलिस्ट बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है जो कि जो वेस्ट है उसको सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है और ईस्ट को इंफीरियर दिखाने की कोशिश करता है, जो लगातार इनको दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि वेस्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये स्टीरियोटिपिकल है, मतलब लोगों को भड़काने वाला काम कर रहे हैं ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो इसके बाद से फिर हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ, उसकी स्टडी भी करना स्टार्ट की लोगों ने इसके बाद में। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही कितनी डिफिकल्टीज फेस की इंडियन पॉलिटिकल थॉट ने एग्जिस्टेंस में आने में। फिर उसके बाद जब उसको पढ़ा गया उसमें भी बहुत डिफिकल्टीज आई, तो वो हम सभी आगे पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। तो अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके 4 इंपॉर्टेंट कल्चरल रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशंस रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले यहाँ पर आर्यंस आए जिन्होंने ड्रेविडियन कल्चर प्रमोट किया, है ना। उसके बाद यहाँ पर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आया, जिन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया फॉर रिफॉर्म्स। किस चीज में रिफॉर्म्स? इनमें। ये जो द्रविडियन कल्चर था ये क्या करता था? इन्होंने कास्टिज्म को प्रमोट किया और भी बहुत सारे ऐसे थे और इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। दे प्रमोटेड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। इन्होंने कहा कि जो एक पर्टिकुलर क्लास का इंसान है उसको वही काम करना है, तो जो इसमें अनटचेबिलिटी भी आ गई, तो बहुत सारे लूप होल्स इसमें आ गए। तो ये जो हमारे जैन और बुद्धिस्ट कल्चर जब आया, इन्होंने इन कल्चर्स को कम करने के लिए, इन सभी ये जो बुरी चीजें थी इनको कम करने के लिए बोला कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर भी हो गए, जिनको यहाँ पर कमी फील हुई, यहाँ पर लगा कि नहीं ये हमारे साथ गलत हो रहा है, सो दे जॉइंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये फेज आया। उसके बाद हमारा फेज आया जब हिंदू और मुस्लिम को एग्जिस्टेंस में थे। दे वर नॉट फाइटिंग, they were not into conflict but they were coexisting। ओके, तो ये वो वाला फेज आया। उसके बाद फेज आया जब वेस्टर्न पावर्स ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, जब इंडिया में वेस्टर्न पावर्स आ गई 1600s में। ठीक है, फिर आपको पता ही है उसके बाद 1947 तक हम अंग्रेजों के ही अंडर थे, तो ये फिर उनके ही थॉट्स, उनकी ही थिंकिंग यहाँ पे प्रमोट होगी ऑफ कोर्स। तो ये वो वाला पॉलिटिकल थॉट का टाइम आ गया। सो दिस वाज द एवोल्यूशन की क्या क्या एवोल्यूशंस रहे हमारे पॉलिटिकल थॉट में। ओके, नेक्स्ट इज 3 मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्या क्या मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई, हमें मेथड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ने में। सबसे पहली चीज है पीरियडाइजेशन ऑफ लॉन्ग एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो एक बहुत ही लंबे पीरियड का टाइम पीरियड रहा है, तो उसको पीरियडाइजेशन करना उसकी, कि कौन से पीरियड में क्या चीज हुई, उसके बाद कौन कौन से फेजेस आए, वो बहुत ही लेंदी है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशियंट हिस्ट्री, तो वो बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से जब इसको पीरियडाइजेशन करनी पड़ती है कि कौन सा, फॉर एग्जाम्पल आप कौटिल्य पढ़ रहे हो, है ना, फिर आप मनु पढ़ रहे हो, तो आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी कि कौटिल्य पहले आया या मनु पहले आया, किसकी थिंकिंग पहले आई, किसका पॉलिटिकल थॉट पहले आया। तो ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड रीडिंग ऑफ प्राइमरीली टेक्स्ट। जो हमारे प्राइमरीली टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र है हमारा, है ना, उसके बाद अभी आप मनुस्मृति पढ़ोगे जैसे, तो ये जो है हमारे पॉलिटिकल हमारी बुक्स हैं, इनको पढ़ने में भी हमें प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि कोई संस्कृत में लिखी जाती है ना, कोई किसी और लैंग्वेज में लिखी जाती है, कोई किसी नेटिव लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो उसको डिसाइफर करना, उसकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना टफ हो जाता है। उसके बाद कि हाउ टू स्टडी टेक्स्ट इन अप्रोप्रिएट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि हम उसको अप्रोप्रिएट तरीके से, मतलब हम उसमें से अपने फायदे के लिए, ऐसे आप पूरी बुक पढ़ तो लेंगे लेकिन उसमें से जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि वी डोंट नीड टू रीड द होल बुक एंड गेट
all the things out of it. We just have to shatter the things that we need. हमें उनको अलग से करना पड़ता है। तो वो जो चीजें हमें चाहिए उनको बाकी की नॉर्मल चीजों से अलग करना वो भी एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन आवर स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी 3 phases। पहला है एंशियंट, देन मेडिवल, देन मॉडर्न। तो ये तो आपको पता ही है 3 फेजेस होती हैं हिस्ट्री के, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो हम पहले एंशियंट फेज को पढ़ेंगे, देन मेडिवल एंड देन मॉडर्न। तो स्टार्ट करते हैं एंशियंट फेज से। तो हमारा एंशियंट फेज में क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एंशियंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना। फिर वैदिक कल्चर आ जाता है, वैदिक कल्चर में ऋग्वेद वगैरह आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा ये किंग्स वगैरह का टाइम आ जाता है, मौर्यन, दिस दैट, वो सारा टाइम पीरियड ऐसे चलता है। तो एंशियंट फेज में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैदिक आइडियलिस्टिक विजन। जो वैदिक आइडियलिस्टिक विजन था जिसमें हमने अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, मनुस्मृति पढ़ेंगे, तो ये जो सारे हैं ये कहाँ से हैं, ये वैदिक टाइम पीरियड से हैं। उसके बाद जो जैन और बुद्धिस्ट वाला टाइम पीरियड आ जाता है उसमें हमें ये एग्जाम्पल है एक बुक की, दिघा निकाया एक बुक है जो जैन और बुद्धिस्ट ने लिखी थी। तो उसके बाद सेकंड फेज हमारा आ जाता है जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला फेज था इसमें पॉलिटिकल थॉट कैसा था कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ये कास्टिज्म या ये जो चीजें लोगों को डिवाइड करी है ये नहीं होने चाहिए। इन्होंने थोड़ा इजी वे ऑफ लाइफ बताया है ना। इन्होंने जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, जो वैदिक कल्चर में बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि पूजा करनी ही करनी चाहिए और पूजा के लिए ये चीजें करनी चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा को भी बंद करने को कहा जैनिज्म और बुद्धिज्म ने। तो ये चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। उसके बाद हिंदू विजन आ जाता है, ठीक है। इसमें आप अमरकोश की एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि एक संस्कृत डिक्शनरी है। सी यू हैव टू रिमेम्बर दीज वर्ड्स गाइज। ये वर्ड्स जो हैं वो अभी अगर आप आंसर में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट इन सीयूईटी यू हैव टू एनालाइज द वर्ड कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट से है, ये किसके रिलेटेड है। तो उसके लिए यू हैव टू रिमेम्बर दीज वर्ड्स, ओके। तो ये हिंदू विजन वाला टाइम पीरियड आ जाता है जैन और बुद्धिस्ट के बाद। तो इसको A.T. एम्ब्रे, ही इज अ स्कॉलर जिन्होंने इस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया है, द हिंदू वे ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बाद जो हिंदू विजन वाला टाइम पीरियड आता है इसको द हिंदू वे ऑफ लाइफ के नाम से हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदुइज्म का बहुत ज्यादा प्रचार चल पड़ा था, बहुत ज्यादा हिंदुइज्म प्रमोट हो गया था, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल वर हिंदू, सो दैट्स व्हाई द हिंदू वे ऑफ लाइफ। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, तो अब हम आते हैं मेडिवल फेज पे। मेडिवल फेज में क्या हुआ, द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी। लास्ट क्वार्टर मतलब कि 19th सेंचुरी के जो लास्ट के दिन थे, ओके। 1980s वाला जो टाइम पीरियड था, 1960s टू 2000s वाला जो हमारा टाइम पीरियड था उसको हम क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने रप्चर व्यूज विद एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन एज वेल एज सम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हो गया। तो क्या हुआ इसमें, इन्होंने रप्चर मतलब कि उसके साथ उससे डिफरेंट, मतलब उसके अपोजिट इंडियन जो हमारा ट्रेडिशन अब तक चलता आ रहा था एंशियंट में, उसके अपोजिट इन्होंने अपने एलिमेंट्स दिए, ठीक है। और कुछ कुछ एलिमेंट्स वहां पे कॉन्टिन्यूटी के भी देखे गए, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट्स उन्होंने क्या बोला कि उल्टे बताए, जो पहले से चल रहा था ना उसके उल्टे मेडिवल फेज में आ गए, और कुछ कुछ एलिमेंट्स जो थे वो कंटिन्यू होते हुए भी देखे गए। तो हमारा क्या हुआ मेडिवल पीरियड में, मेन चीज जो हुई कि मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट, मुस्लिम रूल आ गया इंडिया में। दिल्ली सल्तनत वगैरह जो हम पढ़ते हैं वो सारे मुस्लिम रूलर्स थे और मुस्लिम टाइम पीरियड आ गया। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो मुस्लिम रूल आ गया तो इसका मतलब इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट जो है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया इंडिया में, ठीक है। इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन जो हमारा
अलाइन ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड, जो हमारा पॉलिटिकल आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस है उनका अलाइन ट्रेडिशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया इन वेस्ट एशिया, जो कि वेस्ट एशिया में अभी तक चल रहा था। अलाइन का मतलब क्या होता है? अलाइन मीन्स अ फॉरेन, मतलब अ फॉरनर। तो फॉरेन का जो ट्रेडिशन था जो कहाँ का था? वेस्ट एशिया का था, वो इंडिया में आ गया और वो वाला ट्रेडिशन यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज सजारा। सजारा जो है ये एक बुक है जो लिखी है फकर आई मुदीर ने, किसके लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हमारे किंग हैं। एंड दिस इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, जिसमें कि मतलब उनकी पूरी जिंदगी का जीवनी जो है वो इसमें लिखी हुई है। ऐसे ही आईने अकबरी, ये तो आपने सुना भी होगा, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। अकबर की जीवन गाथा है जिसमें अकबर के रिलेटेड उसने पूरी बताई है उसकी जर्नी, लाइफ की जर्नी। ओके ओके, अब आ जाता है हमारा मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में दो मेजर ट्रेंड्स जो हैं वो चल पड़े, दो मेजर ट्रेंड्स। अब क्या हुआ जब अंग्रेजों का राज था, आपको सबको पता है कि उस टाइम पर नेशनलिज्म एंड ऑल ये सब कुछ प्रमोट हो गया। ठीक है, कुछ लोग जो थे वो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, कुछ जो थे वो थोड़ा बहुत फेवर में थे। तो उसी थिंकिंग को लेके दो यहाँ पर फेजेस देखने को मिले। पहला था रिनाइसेंस, रिनाइसेंस एंड सेकेंड इज रिवाइवल। तो ये दोनों अलग अलग फेजेस थे। रिनाइसेंस का मतलब होता है अ चेंज। ओके, तो रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल, रिवाइवल मतलब कि किसी दबी हुई चीज को दोबारा से रिवाइव करना, मतलब कि उसको दोबारा से जगाना, दोबारा से रिवाइज करना उस चीज को। तो यहाँ से आप थोड़ा सा गेस लगा सकते हो, बट लेट मी क्लियर यू क्या है इसमें। रिनाइसेंस वाले लोग क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि थोड़ा सा हम अडॉप्ट करेंगे वेस्टर्न कॉलोनियल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पॉजिटिव वे में। तो जो हमारी वेस्टर्न कॉलोनियल प्रॉपर्टीज थी उनको इन्होंने पॉजिटिव वे में अडॉप्ट करने की बात की कि इतना भी कुछ बुरा नहीं है, लेट्स अडॉप्ट इट एंड थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करते हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे वहां पे डेमोक्रेसी का कंसेप्ट अच्छा है, इक्वालिटी का कंसेप्ट अच्छा है, तो हमें ये चेंजेस थोड़े थोड़े अपनी लाइफ में, जो हमारे पॉलिटिकल थॉट है बिल्कुल उन पे स्ट्रिक्ट वे में नहीं चलना चाहिए। हमें जो वेस्टर्न थॉट है बेशक उन्होंने हम पे रूल किया है, बट उनमें जो चीजें अच्छी हैं वी शुड अडेप्ट इट, वी शुड अडेप्ट गुड थिंग्स। ओके, तो ये उनका मानना था। ये हो गए रिनाइसेंस वाले। और रिवाइवल वाले क्या चाहते थे कि जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन जो दब चुका है, जो अभी वेस्टर्न ट्रेडिशन के नीचे दब चुका है, उसको हमें दोबारा से रिवाइव करना है, उसको दोबारा से हमने जगाना है, ये उनका मानना था। ठीक है, तो इस इन दोनों चीजों में एक एक कॉमन चीज थी। व्हाट वाज दैट? क्या कॉमन चीज थी? कि ये दोनों चाहते थे कि कुछ हमारा ट्रेडिशन में चेंज आए। बोथ ऑफ देम वांटेड चेंज, और ये कंबाइन करना चाहते थे। दे वांटेड टू कंबाइन मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल। ठीक है, इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा था कि हमें बिल्कुल ट्रेडिशन को छोड़ देना चाहिए, और कोई भी ये नहीं कह रहा था कि हमें बिल्कुल ट्रेडिशनल को ही फॉलो करना चाहिए, मॉडर्न को नहीं करना चाहिए। दे बोथ वांटेड इट बट इन डिफरेंट डिग्रीज। डिग्रीज में फर्क था। कोई कह रहा था कि जो हमारा ट्रेडिशन है उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हमें रखना चाहिए, और कोई कह रहा था नहीं, मॉडर्न कंसेप्ट को ज्यादा रखना चाहिए। तो डिग्रीज में फर्क हो सकता है, बट दे वर नॉट सेइंग कि एक पे ही फोकस करो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिनाइसेंस है ये रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, प्लस लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहा था।
ठीक है, ये लिबरल नेशनलिज्म और रिफॉर्म्स, लिबरल मतलब कि थोड़ा सा ऐसे ढील देते, दे वर नॉट ऑन अ स्ट्रिक्ट सेंस कि स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो करो, दे वर नॉट सेइंग दैट, ये कह रहे थे कि करो बट लिबरल वे में, ओके। और जो हमारे रिवाइवलिस्ट थे, रिवाइवलिज्म क्या कह रहा था कि रिलीजियस फाउंडेशंस रखो, जो दब गई हैं उनकी दोबारा से फाउंडेशन रखो, दोबारा से उसको स्टार्ट करो, प्लस एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की हमें हमारा ही नेशन है जो भी है, बाकी के नेशंस को छोड़ो, और जो अंग्रेज हैं उनको उनका फेवर मत करो कि वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं, डोंट से दैट, ओनली हम अपने नेशन के लिए लड़ेंगे, हम अपने नेशन के लिए जो कर रहे हैं, अंग्रेजों का फेवर बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये इनमें डिफरेंस था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, बट वी ऑल्सो हैव टू कंक्लूड इट। तो लास्ट में हम कंक्लूजन पढ़ के इसको खत्म करते हैं। लेट्स मूव टू कंक्लूजन। ओके, तो कंक्लूजन में हमने क्या करना है, कंक्लूजन में हमने एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों का थोड़ा थोड़ा सा बता के लास्ट में डायनामिक और रेलिवेंट का बता के इसको कंक्लूड करना है। चलो मैं समझा देती हूँ। एंशिएंट में आपने क्या बताना है कि एंशिएंट ने एम्फेसाइज किया है किस पे, ड्यूटी पे और मोरालिटी पे, कि एक किंग की या एक जो पर्सन रह रहा है वहां पे उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है। एंशियंट में वो आप मनुस्मृति पढ़ोगे ना, मनुस्मृति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं इसमें ड्यूटी, अब देखो कि धर्मा 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 बहुत ज्यादा रिपीट होगा, तो ड्यूटी और मोरालिटी ये दो चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस के साथ बताई गई हैं, ठीक है। और उसके बाद मेडिवल में रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है कि ज्यादा रिलीजन्स एक जगह पे एक रह रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन मतलब कि किंग का रूल है तो किंग ही सुप्रीम पावर है, तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। उसके बाद मॉडर्न में हम देखते हैं वेस्टर्न कंसेप्ट लाइक डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, तो ये सारी चीजें हमने मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में देखी या हमें वहां पे देखने को मिलती हैं, मॉडर्न थिंकिंग आ जाती है। तो लास्ट में आपने लिखना है कि ये जो हमारे सारे फेजेस हैं ये डायनामिक हैं, मतलब हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट डायनामिक है। डायनामिक मींस इट इंक्लूड्स अ लॉट, बहुत सारी चीजें वो इंक्लूड कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पर ड्यूटी, मोरालिटी, रिलीजियस टॉलरेंस, एवरीथिंग, इट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और ये रेलिवेंट भी है आज की लाइफ में, हम इसका रेलिवेंस देख सकते हैं, हम ये सब चीजें इम्प्लाई कर सकते हैं हमारी in a today's life. So thank you so much for watching this video guys. I hope you liked this video. Keep studying, keep watching my videos, and I'm sorry for uploading this video late because I was also studying. मुझे भी थोड़ा अपना भी देखना था, so I will not lie to you anything, but the reason was कि मुझे खुद की भी थोड़ी पढ़ाई करनी थी, so that's why. So thank you so much for watching this video. I will try to help you out जितना मैं कर सकूंगी, and keep watching Study with Suhani. Bye bye, take care.